ओके तो आज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर्स उसका सेकंड क्लास करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्लास में जो भी हम लोग सीखे हैं उसका क्विक रिवीजन करते हैं बेस। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या सीखे थे सर, चार्जिंग सेक्शन जो है उसको क्या था, इन कोई भी इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें कब आएगा। तो कोई भी इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें तभी आएगा जब बाकी चारों हेड्स में नहीं आ पा रहा है, बट ये टैक्सेबल होगा। तो कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें आएगा। तो इसमें से कुछ कुछ आइटम का हम लोग क्या ट्रीटमेंट होगा, टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज 10 क्या क्या था उसमें, कैश गिफ्ट था। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर तुमको गिफ्ट मिला तो क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन तो क्या होगा, विथ कंसिडरेशन तो क्या होगा। ठीक है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिला जो भी है, बट ये सब तुम्हारा कैपिटल एसेट होना चाहिए। तो अगर गिफ्ट में मिला दैट इज फ्री विदाउट कंसिडरेशन तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर लोअर कंसिडरेशन में परचेस किए हम तो क्या होगा। तो अगर कैश गिफ्ट तुमको मिला तो तुमको देखना है कि पूरा साल भर में जो भी कैश गिफ्ट मिला उसको एक बार एग्रीगेट करना है। बट याद रहे ये जो भी है, कैश गिफ्ट हो, आईपी हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये अगर किसी रिलेटिव से मिला, जो रिलेटिव का डेफिनेशन हम लोग देखें, ठीक है, उससे मिला तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर ये कैश गिफ्ट वगैरह कौन सा पर्पज से मिला, ऑन अकाउंट ऑफ तुम्हारा मैरिज, नॉट मैरिज एनिवर्सरी, नॉट बर्थडे या बर्थडे एनिवर्सरी, मैरिज मिला। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, कोई मरने वाला है तुमको प्रॉपर्टी गिफ्ट करके गया, ठीक है। या फिर बाय विल अंडर इनहेरिटेंस वाला केस में मिला, एजुकेशन ये स्कॉलरशिप टाइप का जो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह मिला, तो वो सब केसेस में, इवन एग्जाम में ट्रांसफर वाला जो केसेस था तुम्हारा, वो सब केसेस में तुम्हारा ये एग्जाम्प्ट है। बट दूसरा कोई सिनेरियो अगर उसको छोड़ के बाकी सिनेरियो में टैक्सेबल होगा, डिपेंड करता है कि ये कंडीशन अगर वायलेट होता है। तो फर्स्ट क्या था कि जो भी तुमको कैश गिफ्ट मिला पूरा साल भर में सबको एग्रीगेट करो, एग्जाम वालों को छोड़कर चेक करो कि कैश गिफ्ट का वैल्यू 50,000 क्रॉस करे कि नहीं। अगर 50,000 क्रॉस करे तो इंटायर कैश गिफ्ट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह अगर कोई तुमको गिफ्ट करता है, नॉन रिलेटिव, रिलेटिव हुआ तो एग्जाम्प्ट है, नॉन रिलेटिव तुमको गिफ्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, गिफ्ट किया दैट इज गिफ्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन। तो वहाँ पे तुमको चेक करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करो क्या 50,000 से ज़्यादा है या कम है। अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से तुम्हारा ज़्यादा है तो इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल एज IFOS। ओके, नेक्स्ट। अब क्या है तुम्हारा लोअर कंसिडरेशन, मतलब सस्ता में मिल गया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज था 10 लाख, बट हम क्या के 6 लाख में ले लिए, तो बिकॉज मेरा जान पहचान का था तो 6 लाख में ले लिया। तो अगर तुमको सस्ता में मिल गया, लोअर कंसिडरेशन में मिल गया कंपेयर टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तब भी तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। कितना आएगा, अगर दोनों का डिफरेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन पेड दोनों का डिफरेंसेस कितना से ज़्यादा है, 50,000, या फिर जो तुम्हारा कंसिडरेशन पे किया उसका 10%, 50,000 या फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन पेड विच एवर इज हायर में से भी अगर ज़्यादा आया तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल, दोनों का डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज IFOS। ओके, उससे कम हुआ तो कुछ टैक्सेबल नहीं है। अब सेम अगर अदर प्रॉपर्टी मिला, क्या विदाउट कंसिडरेशन मिला, तो हमको चेक करना है वहाँ, जैसे IP में इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग चेक कर रहे थे, मूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू चेक करें। यहाँ पे एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू देखना है, जो भी तुमको मूवेबल प्रॉपर्टी मिला होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी कैपिटल एसेट, राइट, ठीक है। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमको मिला उसका एग्रीगेट वैल्यू हमको ऐड करके देखना कि 50,000 से क्रॉस कर रहा है कि नहीं। अगर 50,000 क्रॉस करते इंटायर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। ओके, अगर लोअर कंसिडरेशन मिला, सस्ते में हम कंपेयर टू फेयर मार्केट वैल्यू हम कम प्राइस में लिए हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस देखना है। अगर ये डिफरेंस एग्रीगेट डिफरेंस यहाँ पे भी ठीक है, 50,000 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस चीज़ का हम लोग बुक में डिटेल में किए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कि कौन कौन से केस में तुम्हारा एग्जेम्प्ट है, राइट, रिलेटिव, मैरिज, नॉट मैरिज एनिवर्सरी, ओनली मैरिज, विल, बाय डेथ, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, इस केस में याद रहे अगर डेथ नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव का डेफिनेशन हम लोग के, रिलेटिव का डेफिनेशन कौन कौन आएगा, बेसिकली हम आएंगे, मेरी वाइफ आएगी, ठीक है, मेरा ब्रदर सिस्टर, मेरी वाइफ का ब्रदर सिस्टर, मेरा मम्मी पापा, मेरा वाइफ का मम्मी पापा कवर होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो मम्मी का भी, मेरा जो आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मेरा जो पापा का जो भाई बहन है वो कवर होगा, भाई एंड बहन कवर होगा, और मेरा मम्मी का भी भाई बहन कवर होगा, ठीक है। उसके बाद एनी लेनियन एसेंडेंट और डिसेंडेंट, लीनियन एसेंडेंट जब बोला है तो मेरा पापा, उसके ऊपर मेरा जो ग्रैंड फादर, उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड फादर, वो भी कवर हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाए हम, मेरे चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन सब कवर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सेम जैसे कि मेरा वाला केसेस हुआ, सेम उस स्पाउस का भी फैमिली में उसका भी लीनियर एसेंडेंट डिसेंडेंट कवर होगा, ठीक है। और यहाँ से लेके 1 से लेके 7 तक जो भी पर्सन है उसका स्पाउस ऑटोमेटिक कवर हो जाए।
यहाँ पे क्या क्या चीज़ कवर नहीं हो रहा जो हम लोग देखे बेसिकली। ब्रदर एंड सिस्टर बोला मेरा और मेरी वाइफ का भी, साला साली या मेरा भाई बहन कवर है, बट उसका जो चिल्ड्रन है कवर नहीं होगा। अंकल आंटी बोला मेरा पॉइंट, मेरा तरफ से भी, मेरा वाइफ की भी तरफ से, बट उसका चिल्ड्रन कवर नहीं होगा। ग्रैंड पेरेंट्स बोला है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बोला है, बट उसका भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स का भाई बहन कवर नहीं है। ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर बोला, और ब्रदर एंड सिस्टर का जो सास ससुर है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये कवर नहीं है चिल्ड्रन। ओके। उसके बाद तुम्हारा देखो लीनियर एसेंडेंट बोला है। लीनियर एसेंडेंट में मतलब क्या क्या आएगा तुम्हारा। लीनियर एसेंडेंट का अगर हम एग्जांपल ले, लीनियर, सॉरी लीनियर डिसेंडेंट, लीनियर चिल्ड्रन कवर हो मेरा, ग्रैंड चिल्ड्रन उसका नाती पोता पोती, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। दैट मीन्स मेरा वो भी का मेरा फैमिली का, वाइफ, मेरी डॉटर का केस ले, मेरा डॉटर कवर है और उसका हस्बैंड कवर है, बस उन लोगों का चिल्ड्रन तो कवर नहीं है तुम्हारा, बिकॉज मेरा फैमिली में नहीं आता है, वो दूसरा फैमिली का पार्ट में घुस गया। ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे देखो, चिल्ड्रन ऑफ डॉटर इज नॉट कवर। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हम लोग एक कंसेप्ट यहाँ पे सीखे थे वो था, सपोज तुमको कैपिटल ऐसे कोई गिफ्ट किया था, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या था। जब तुमको गिफ्ट मिला था, जो तुमको गिफ्ट दिया था उसके लिए तो एग्जाम था, कोई टैक्स नहीं लगा था, बिकॉज कैपिटल गेन चैप्टर में लोग देखे थे, कोई भी अगर किसी को कैपिटल ऐसे गिफ्ट करता है, चाहे रिलेटिव को करे नॉन रिलेटिव करे, जो देता है, जो गिफ्ट देता है, उसके हाथ में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। बट नाउ थिंक अबाउट द रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट को अगर गिफ्ट मिला रिलेटिव से तो एग्जाम्प्ट है, अगर नॉन रिलेटिव से मिला तो क्या करेगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50 से ज़्यादा आता है, ठीक है, इन इट इज़ फॉर गिफ्ट, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटायर एच डी विल बी टैक्सेबल। अगर दोनों को, अगर विद कंसिडरेशन मिला, दोनों का डिफरेंस हमको चेक करना है वहाँ पे, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है, अगर तुम्हारा क्या हुआ कि जो 50,000 या फिर जो 10% ऑफ दिस था उसमें से अगर ज़्यादा आता है तो हायर है, तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। ये सब था वहाँ पे तुम्हारा। ठीक है। तो नाउ अब सपोज जब वो गिफ्ट मिला था तब अगर हम टैक्स नहीं दिए होंगे तो मेरा कॉस्ट क्या माना जाएगा, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट माना जाएगा। बट अगर जब हमको गिफ्ट मिला था तब मेरा टैक्सेबल हुआ है, वो गिफ्ट वाला अमाउंट इनकम में आया है, इन दैट केस जितना मेरे इनकम में घुसा वही मेरा कॉस्ट माना जाएगा। थर्ड नंबर सिनेरियो में हम देखें, जब हम लोग इसी गिफ्ट को बेचे थे मार्केट में, ठीक है, तो दो सिचुएशन यहाँ पे आया था। सपोज 50 लाख में हम बेचे, तो ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील नहीं होगा। अगर तुम, जब तुमको मिला था, अगर उसमें तुमको टैक्स नहीं लगा बिकॉज रिलेटिव से मिला था, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 था ना वहाँ पे। उसके बाद केस टू क्या था, जब तुमको गिफ्ट मिला था, सपोज नॉन रिलेटिव से मिला था, तो बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आया था, तो जितना तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आया था उतना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ठीक है। याद आ रहा होगा ये वाला पॉइंट जो था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। आज हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ तक तो हमको समझा दिए थे। यहाँ से ये तुम लोग किया है 9 10 क्यों, कोई सर 9 10। कोशिश किए तो अटक गया। हाँ बोलो। कोशिश किए तो अटक। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्वेश्चन नंबर 3 से। तुम लोग आंसर देना, ठीक है। एक्स परचेज किया प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2022। डेट आगे पीछे हो सकता है बिकॉज एक पुराना मैथ से हम करा रहे हैं। कितना है, 20 लाख में। उसके बाद एक्स क्या क्या गिफ्ट दे दिया वाई को 1/12/2022 में, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 32 लाख। फिर वाई क्या किया, इसको बेच दिया 1/2/2023 में 52 लाख में। तो बताओ एक्स के लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, कौन आंसर देगा इसका। बोलो। सर एक्स के लिए तो कोई टैक्स नहीं होगा ना। करेक्ट, एक्स के लिए कोई भी टैक्स नहीं ले, क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज एक्सेम्प्टेड ट्रांसफर है अंडर सेक्शन 47 ऑफ कैपिटल गेन।
जो क्या इनकम टैक्स जो क्या सेक्शन 47 है कैपिटल गेन चैप्टर हम लोग देखे हैं, तो कोई भी अगर किसी को गिफ्ट देता है कैपिटल एसेट तो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, मतलब गिफ्ट इट्स ए ट्रांसफर बट एग्जेम्प्टेड है, मतलब कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा देने वाला को, बट जो लेने वाला को टैक्स लग भी सकता है। इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें डिपेंड करता है लेने वाला को रिलेटिव से मिला कि नॉन रिलेटिव से मिला। अगर रिलेटिव से मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिव से मिला या फिर उस पर्टिकुलर जो पर्पस जो 6-7 रीजन था इस ओकेशन में मिला तो एग्जेम्प्ट है। बट इसको छोड़ के अदर नॉन रिलेटिव से मिला है फिर अदर ओकेशन में मिला तो क्या होगा, तो मुझे चेक करने पड़ेगा। वो जो मेरा शॉर्टकट किया हुआ था क्या एक चार्ट बना हुआ था कि सर विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट मिला है, तो विदाउट कंसिडरेशन मिला तो चेक करो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का 50 से कम है ना ज़्यादा है। 50 से कम है तो ठीक है कोई बात नहीं, टैक्स देने की जरूरत नहीं। 50 से ज़्यादा है तो इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर लोअर कंसिडरेशन में मिला है तो तुमको चेक करने पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन का बीच का डिफरेंसेस कितना है, 50,000 या फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन जोन में से जो हायर है क्या उसको भी उससे भी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है यस इंटायर डिफरेंस जो डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज IFOS। करेक्ट। देने वाला को कुछ नहीं है बट लेने वाला के ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ सकता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर नॉन रिलेटिव हो या फिर ओकेशन छोड़े कुछ रीज़न हो तो आ सकता है। ठीक है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। तो अब क्वेश्चन है कि सर वाई का हाथ में क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तुम यहाँ पे कैसे, अगर तुम यहाँ पे अजम्पशन दो ले सकते हैं। तुम अगर अज्यूम किया कि वाई को जो मिला है रिलेटिव से मिला है, वाई को जो मिला है रिलेटिव से मिला है या फिर उस पर्टिकुलर इससे उस पर्टिकुलर पर्पस में मिला है मैरिज वगैरह जो भी है विल वगैरह, तो उसका हाथ में भी कोई टैक्स नहीं देने का आने का टाइम में। बट अगर तुम ये अज्यूम करता है कि नहीं नॉन रिलेटिव से मिला या फिर तुम्हारा वो सब पर्पस में नहीं मिला तो उस केस में तुमको चेक करने पर है क्या उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। यस 50,000 से ज़्यादा है तो क्या इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल। यस और नो। यस तो यहाँ पे हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गिफ्ट मिला है नॉन रिलेटिव से मिला है, तो तुम चेक करो तुम्हारा जो गिफ्ट मिला है उस प्रॉपर्टी का जब गिफ्ट मिला था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था, 35 लाख है। इट इज़ ग्रेटर देन 50,000। तो इसका मतलब इंटायर SDB दैट इज कितना 35 लाख विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कब मिले, कब ये टैक्सेबल होगा, 2022-23 में जब मिला था तुमको, हाँ कि नहीं। 1/12/2022 22-23 के अंदर फॉल करता है तो 22-23 में टैक्सेबल होगा मेरा एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाँ कि नहीं होगा। तो यही वाला अगर टैक्स टैक्सेबल नहीं होता एग्जेम्प्ट होता अगर हमको रिलेटिव से मिलता या फिर जब पर्टिकुलर ओकेशन जो सब यहाँ पे था मैरिज विल इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ये सब केसेस अगर मिलता तो एग्जेम्प्ट होता। बट यहाँ पे तो नॉन रिलेटिव से मिला, वो पर्पस भी वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है तुम्हारा, टैक्सेबल लग गया, टैक्स लग गया मेरा। ओके, अब बाद में क्या हुआ कि हम बेचा कितना में 1/2/2023 में बेचे 52 लाख में बेच दिए। तो जब बेचे तब टैक्स लायबिलिटी आएगा, यस और नो आएगा। तो हम जब बेचे कितने में बेचे, कहाँ पे कराते हैं, यहीं पे कर लेते साइड में। जब हम बेचे, जब तुम सेल किया कितने में बेचा भाई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये ईयर लिख के करना। ठीक है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इतना गया फिर कैपिटल गेन में भी आएगा। देखो कितना में बेचे तुम, 52 लाख में हम बेचा, माइनस करेगा कि यहाँ पे प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेंगे नहीं लेंगे डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्रीवियस ओनर का कॉस्ट आएगा कि जितना मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम दिखा है वो वाला कॉस्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो तो प्रीवियस वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू भाई, टैक्स तुम 35 लाख प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कितना था 20 लाख, बट तुम इनकम में कितना दिखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 35 लाख, तो तुम प्रीवियस ओनर का क्यों लेगा। तुम लोग जब हम समझाते आई डोंट नो तुम लोग माइंड कहाँ रहता है यार, ये देखो कहाँ गया बोला, अगला दिन ही हम समझाएं कि गिफ्ट वाला केसेस में तुम लोग घर में जाकर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, पहले फ्रैंकली बताओ तो हमको। रिवीजन करते हो जिस दिन का मेरा पढ़ाया रहता है, क्लास खत्म होता है रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो, नहीं करते हो एकदम। इसीलिए हर रोज इससे क्या होगा, देखो एक चीज़ याद रखो, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, तुम लोग का सिलेबस लेट करके कंप्लीट होगा। ठीक है, बाद में डोंट ब्लेम मी, एक ही चीज़ बार बार आई हैव टू रिपीट, गिफ्ट ऑफ IPM बार बार समझाए कि जो देता है भाई उसके लिए कुछ नहीं होगा, बट जो लेता है उसके लिए फर्स्ट सिनेरियो अगर रिलेटिव से मिला या फिर जो सेक्शन जो सिनेरियो कवर था मैरिज वगैरह वो सब केसेस में अगर मिला तो एग्जेम्प्ट है, फाइन। दूसरा सिनेरियो नॉन रिलेटिव से मिला तो टैक्सेबल होगा। अगर वो जो सिनेरियो था कि गिफ्ट मिला है
इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा 50 से ज़्यादा है तो पूरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल एज IFOS। ना क्वेश्चन था जब रिसीवर बाद में बेचा तो सर हम लोग सेलिंग प्राइस तो ले लिए फाइन जितना है बेचे, कॉस्ट क्या लेंगे, दैट वाज द क्वेश्चन। जब हम बेचेंगे तो कॉस्ट क्या लेंगे, दो सिनेरियो में। फर्स्ट सिनेरियो क्या था कि जब हमको मिला था वो गिफ्ट वाला प्रॉपर्टी तो मेरा इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आया था। क्यों? बिकॉज रिलेटिव से मिला था या फिर वो पर्टिकुलर जो पर्पज सब था उस पर्पज से मिला था, तो तुम टैक्स नहीं दिया। इन दैट केस तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर लेना है। जब तुम्हारा मिलने जब तुमको रिसीव्ड हुआ था, जब मिला था, तब तुमको टैक्स देने का जरूरत इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तब नहीं आया। नॉट टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 56(2)(10)। तब जाके तुम उस तब कॉस्ट क्या माना जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। तब सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 जो तुम लोग पढ़ा था कैपिटल गेन चैप्टर में, तब वो एप्लीकेबल होगा। बट यही वाला सिनारियो उल्टा होगा, अगर तुमको जब मिला था, जब रिसीव्ड हुआ था, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, जब रिसीव हुआ था तुम ऑलरेडी तुम्हारा इनकम में वो आया है, तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 35 लाख रुपये को टैक्सेबल इनकम दिखाए हो, तो तुम्हारा कॉस्ट क्या माना जाएगा, जो तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाए वही तुम्हारा कॉस्ट माना जाएगा 35 लाख, नॉट कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, सेक्शन 49 सबसेक्शन 4। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? ये सर अब समझ में आ गया। तो अगला दिन भी तो ये मैटर समझाए थे, तुम लोग घर में जाकर देखते हो नहीं हो आई थिंक। उसके बाद हम जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं यार, अगर तुम्हारा जगह हम होते क्या करते पता है, 2 का स्पीड में 1.8 का स्पीड में चला के देखते, पर तुम लोगों के पास टाइम नहीं है ना देखने का। हम तो भाई एज ए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोबारा उसको 1.8 का स्पीड में चलाते, 1.6 का स्पीड में चला के हम दोबारा देखते। तरीका एकदम गलत है तुम लोग पढ़ने का। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करेंगे तो मेरा लेके हम तो 10 बार बोलने का रेडी है, तुम लोग का सिलेबस टाइमली खत्म कंप्लीट नहीं होगा। चलो अब इस क्वेश्चन में हम थे यहाँ पे, तो यहाँ पे वही है तुम्हारा। तो यहाँ पे हम जब हमको मिला था गिफ्ट, तब हम टैक्स दिए थे, तब मेरा टैक्सेबल इनकम में आया था कि नहीं आया था? आया था ना 35 लाख। क्यों आया था? बिकॉज नॉन रिलेटिव से मिला था, 50,000 से ज़्यादा था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसलिए टैक्सेबल इनकम में मेरा आया था 56(2)(10) अट्रैक्ट हुआ था। अब हम जब बेच रहे तब मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, सेक्शन 49(4) आएगा कि 49(1) आएगा? 49(4) कितना, 35 लाख, नॉट कितना, 20 लाख। ये रहा तुम्हारा कैपिटल गेन। यहाँ पे ये तुम्हारा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, हम ये 1 साल के अंदर ही सब हुआ। ये वाला सिनारियो में 20 लाख होता, अगर तुम अज्यूम करता जो तुमको गिफ्ट मिला था रिलेटिव से मिला था, तो तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता, तुम बोलता जब रिसीव्ड हुआ था तब टैक्स नहीं लगा था बिकॉज रिलेटिव से मिला था। तो जब यहाँ पे कॉस्ट क्या होगा, सेक्शन 49(1) वाला आया था, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में घुमा फिरा के, बार बार रिपीटेडली देख लेने सिनेरियो। आशीष कुमार समझ में आ रहा है? यस सर। तुम जो बोलते हो ना क्वेश्चन एक रहती है, ये सब क्वेश्चन ही है, ये सब कंसेप्ट है। इनकम टैक्स में क्या होता है, कंसेप्ट में फोकस करने पड़ता है, क्वेश्चन तो अब इसी को क्वेश्चन बना के दे देंगे तो हो इनके क्वेश्चन। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट कहाँ गए, ये सब तो हो गया था हम लोगों का। अब आया था इस पे, अब बोलना। ठीक है, रमेश परचेस किया था एक प्रॉपर्टी, कितना में भाई, 35 लाख में। ओके, तो 35 लाख में रमेश एक प्रॉपर्टी परचेस किया था, ये प्रॉपर्टी मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। ओके, जो भी डेट है, द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू सुरेश। अब रमेश क्या क्या सुरेश को बेच दिया, कितना में बेचा, 65 लाख में बेचा। जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था, 95 लाख था। नो डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है, फॉर बोथ रमेश एंड सुरेश। तो बताओ इसका आंसर कौन बताए, रमेश के लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? तो रमेश के लिए आर हम लिखते हैं, रमेश मतलब आर। रमेश जब बेचा तो क्या रमेश को कैपिटल गेन टैक्स देने पड़ेगा कि नहीं देने पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। देने पड़ेगा, बिकॉज वो तो गिफ्ट थोड़ी दिया, अगर गिफ्ट देता तो एग्जिम में ट्रांसफर होता, तो नॉर्मल सेल किया तो भाई देगा। तो रमेश के लिए कितना है बेचा रमेश, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था, कितना है बेचा रमेश, 65 लाख। 65 लाख में बेचा। अब माइनस करेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं हो रहा, हम अज्यूमिंग कि 1 साल के अंदर ही, 2 साल के अंदर ही बिक जा रहा है, तो कॉस्ट इसका कितना है, 35 लाख। तो उसका ये रहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना कितना बोले, सॉरी 35, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख। अभी 30 लाख के ऊपर वो अपना टैक्स पे करेगा। तुम लोग कैपिटल गेन टैक्स चैप्टर में तुम देखी हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट क्या है, तुम्हारा लॉन्ग टर्म का क्या है, बोलो क्या था? तुम लोग एकदम घर पे रिविजन नहीं करता भाई।
15%, लॉन्ग टर्म का रेट क्या था? 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर एसिडिटी नहीं करता है तो तुम्हारा, फिर से सोचो, फिर से सोचो, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। नहीं करता तो 15% जो था शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के लिए था मेरा भाई, 15%। लॉन्ग टर्म का तो 20% था। हाँ, लॉन्ग अगर टर्म कोई का, लॉन्ग टर्म का 20% था, बट शॉर्ट टर्म का क्या था? नॉर्मल स्लैब रेट, 15%, अगेन 15%, 15%। 15% क्या था? सेक्शन 111A, वो था तुम्हारा इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के लिए था। बाकी एसेट के लिए क्या था? स्लैब रेट ना, स्लैब रेट, सब तुम लोग भूल गया यार। ठीक है, ये तुम्हारा स्लैब रेट जो है उसमें होगा ना, शॉर्ट टर्म अगर हुआ तो स्लैब रेट में चले जाएगा, लॉन्ग टर्म होता तो तुम्हारा इसमें होता 20% वाला रेट में जाता। और जो 15% तुम बोल रहे हो वहाँ पे याद रखना दो टैक्स था, एक इक्विटी शेयर एंड म्यूचुअल फंड के लिए अलग था और बाकी एसेट के लिए अलग था। तो इक्विटी शेयर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म वाला था तुम्हारा 1 लाख तक एग्जेम था अगर एसिडिटी कटा है तो। शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हारा था 15% टैक्स में लगेगा। अब बाकी एसेट के लिए बोला था लॉन्ग टर्म है तो 20%, शॉर्ट टर्म है तो एज पर इनकम टैक्स जो स्लैब रेट है टोटल इनकम का हिसाब से। ठीक है, अब आ जाते हैं सुरेश। अब सुरेश के लिए क्या होगा? क्या सुरेश को, सुरेश का अपनी इनकम टैक्सेबल होगा कोई इनकम? देखो तो, बोलो। सुरेश का हाथ में कोई इनकम टैक्सेबल होगा? कौन सा सेक्शन के हिसाब से टैक्सेबल होगा बताओ? सेक्शन 49। 49(1) में, क्योंकि रिसीव किया है। तुम लोग ना एकदम कन्फ्यूज हो चुका है, दिमाग एकदम भी तुम लोगों के पास है नहीं या फिर लगा नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है, सुरेश को क्या हुआ है? रिसीव किया है। सुरेश अगर रिसीव किया है तो तुमको कौन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तुमको देखना है कि जो गिफ्ट, गिफ्ट तो नहीं मिला, ये कौन सा सिनेरियो है? गिफ्ट तो नहीं है, कौन ये तो सा? इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी होगा। हाँ, कौन सा बोलो? तो इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी को तो 56 to 10 लगना चाहिए। हाँ करेक्ट, 56 to 10 में विथ कंसिडरेशन ना विदाउट कंसिडरेशन का पार्ट है ये। विद कंसिडरेशन तो विथ कंसिडरेशन विद लोअर कंसिडरेशन, दैट इज 56 to 10 अट्रैक्ट करता है ना, जहाँ पे तुमको गिफ्ट मिला विथ कंसिडरेशन विथ अ लोअर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, 20% और 50,000 वाला। पहले क्वेश्चन सुन लो, तुम लोगों को तो सब आता है आंसर बट पूछने से बोल नहीं पाते हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 95 लाख, बट हम परचेस कितना में किया? 65 लाख में। तो कौन सा सिनेरियो हुआ? परचेस विथ लोअर कंसिडरेशन, मतलब क्या? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज परचेस प्राइस इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दैट इज परचेस किए, सस्ता में परचेस किए। तो अगर तुम सस्ते में परचेस किया तब भी तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ सकता है। कब? अगर दोनों का डिफरेंस किससे कितना से ज़्यादा है, दैट इज आप तुम निकालो डिफरेंस बिटवीन एस डी वी एंड कंसिडरेशन पेड। दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 95 लाख माइनस 65 लाख करने से कितना आता है बोलो? 30 लाख, 30 लाख तो 30 लाख। 30 लाख। अब तुम चेक करना क्या ये 30 लाख इससे ज़्यादा, क्या ये 30 लाख, नाउ यू चेक कि वेदर इट इज हायर ऑफ टू थिंग, हायर ऑफ एक क्या था 50,000, दूसरा 10% ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितना है? तुम कितना पेमेंट किया? 65 लाख पेमेंट किया सुरेश, तो 65 लाख का 10% कितना होता है? 6,50,000, 6,50,000। तो इन दोनों में से हायर कौन है भाई? एसडीवी 6,50,000। एस डी फिर कहाँ से आ गया? तुम फिर से हायर कौन है? 6,50,000। अब नाउ, नाउ हमको कंपेयर करते हैं 30 लाख, हमको देखना है डिफरेंस ऑफ परचेस प्राइस एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 30 लाख, वेदर दिस 30 लाख इज ग्रेटर देन या फिर हायर देन 50,000 या फिर 10% ऑफ कंसे व्हिच एवर इज हायर में से क्या ज़्यादा है? यस ज़्यादा है। क्या ये 30 लाख इससे ज़्यादा? यस ज़्यादा है। तब क्या होगा? ये 30 लाख जो है पूरा टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ में आया?
आया कि नहीं आया बोलो। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली जब सामने वाला बेचा तो उसको कैपिटल ऐसे ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन टैक्स लगा उसका। ठीक है, अब जो रिसीव हुआ उसको वो देखा कि भाई हमको तो सस्ता में मिल गया, तो कितना सस्ता में मिला, दोनों का डिफरेंस जो है 50,000 या फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन पेड व्हिच एवर इज हायर से भी ज़्यादा है, तो पूरा डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इस मैथ में जो क्वेश्चन है ढंग से कर लिया, अलग से कुछ क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये तो HUF वाला कैसे है, क्या है देखो। मिस्टर एक्स हैज़ गॉट द गिफ्ट ड्यूरिंग दिस कंप्यूट इनकम टैक्सेबल अंडर दिस, क्या बोला, कैश गिफ्ट मिला, कहाँ से मिला, मिस्टर एक्स HUF का है। ठीक है, करता कौन है इसका, ये रिसिप्ट, ये 3 लाख मिला, 2 लाख मिला, 3 लाख किससे मिला, 3 लाख मिला तुम्हारा सन से मिला। तो बताओ ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा ना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बोलो। एग्जाम्प्ट होता है। बिकॉज सन कौन है, रिलेटिव है। रिलेटिव पर्सन। उसके बाद मिस्टर एक्स को मिला किससे, डॉटर इन लॉ ऑफ क्या, कर्ता, कर्ता का जो डॉटर इन लॉ था उससे मिला। तो डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है रे भाई, बहू होती है। बहू होती है। तो डॉटर इन लॉ ऑफ कर्ता का जो मेरा फैमिली का कर्ता था, कर्ता का डॉटर इन लॉ तो मेरा फैमिली हुआ अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या रिलेटिव ही हुआ, तो ये भी तुम्हारा एग्जेम्प्ट, तो ये दोनों रिलेटिव से मिला बोल के एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 56(2)(10) में टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट है। दूसरा 2 लाख किससे, फिर 2 लाख मिला किससे मिला, फ्रॉम मैरिड डॉटर, अल्टीमेटली मिला तो डॉटर से, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव है। मैरिड अनमैरिड सभी तुम्हारा रिलेटिव है, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर 1 लाख किससे मिला, सन इन लॉ ऑफ कर्ता, कर्ता का सन इन लॉ वो भी कवर है। अगर डॉटर इन लॉ है रिलेटिव, तो डॉटर इन लॉ का स्पाउस सन इन लॉ भी कवर था ना, तो ये भी तो तुम्हारा रिलेटिव ही होता है। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन क्या दिया, इफ एनी गिफ्ट इज रिसीव बाय HUF फ्रॉम इट्स मेंबर then it is exempted in the hands of the HUF। ठीक है, फर्दर द रिलेटिव फॉर HUF मतलब एनी मेंबर ऑफ सच HUF था। रिलेटिव का डेफिनेशन तुम अगर देखोगे यहाँ पे HUF का कहाँ पे था रिलेटिव पर, रिलेटिव वाला तो यहीं पे कहीं पे किए थे हम लोग, है यहीं पे देखना रिलेटिव का है, वो लाइन लिखा हुआ, रिलेटिव का कोई भी हुआ तुम्हारा मेंबर का तो सभी तुम्हारा आ गया। ना 50,000 या फिर 10,000 रिसीव फ्रॉम ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर से मिला, दैट इज डॉटर्स का डॉटर, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहले बताओ। टैक्सेबल। बिकॉज ये रिलेटिव नहीं होगा ना, मेरा फैमिली का, मेरा चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन, ठीक है, बट डॉटर का डॉटर तो दूसरा फैमिली हो गया ना, ये नॉट रिलेटिव। पोता पोती कवर है, नाती नतनी कवर नहीं है। ठीक है, दूसरे का फैमिली हो जा रहा है ना, लीनियल डिसेंडेंट में तुम्हारा आएगा नहीं है। ठीक है, तो ये टैक्सेबल होगा। उसके बाद क्या, ग्रैंड सन, ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो, ग्रैंड सन तो ये तो रिलेटिव है तुम्हारा, ये तो रिलेटिव है, दैट इज ये तुम्हारा लीनियन और जो डिसेंडेंट का अंदर फॉल करता है। ठीक है, तो एक तो टैक्स ये तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा और ये तुम्हारा एग्जेम्प्ट होगा, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोला है यहाँ पे, मोटर कार मिला तुमको भाई, मोटर कार मिला है, एक तो ये वाला कैश गिफ्ट था, दूसरा तुमको मोटर कार, कोई कार गिफ्ट किया, किससे मिला, 5 लाख मिला, रिसीव फ्रॉम नीस, नीस किसको बोलते हैं कि सिस्टर का सन, मतलब भतीजा भतीजी से मिला। ठीक है, तो सिस्टर कवर है भाई, सिस्टर का बेटा बेटी तो कवर है क्या, नो, तो ये तुम्हारा टैक्सेबल होगा। सिस्टर तक, ब्रदर सिस्टर कवर है, सिस्टर का बेटा बेटी तो कवर नहीं है भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा नॉट रिलेटिव, इसीलिए हम वहाँ पे अलग से दिखा देते ना कौन कवर है कौन नहीं है। नाउ बोल रहा है कि शेयर्स मिला फ्रॉम अ फ्रेंड, करता का, तो इसका बताओ कौन बताएगा, टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा,
कितना? अगर तुमको गिफ्ट मिलता है मूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस का रूल्स क्या है? अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलता है उसके लिए क्या होगा? अगर तुम्हारा अमाउंट, गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, एग्रीगेट गिफ्ट का अमाउंट अगर तुम्हारा 50,000 से ज़्यादा है, 2 लाख। तो ये भी तुम्हारे, अच्छा एक चीज़ मिस्टेक हुआ हम लोग से, अरे यार मोटर कार है क्या? मोटर कार कैपिटल एसेट है? हाँ यस सर, फिर वो कैपिटल तो नहीं है ना, रहेगा। नॉट अ कैपिटल एसेट। तो नॉट अ कैपिटल एसेट है तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, ठीक है? तो नॉट टैक्सेबल, बिकॉज कैपिटल एस नॉट रिलेटिव है माना, बट कैपिटल एसेट भी तो नहीं है, नॉट टैक्सेबल ना, ठीक है? दूसरा शेयर्स मिला, तो शेयर्स का मार्केट वैल्यू 2 लाख है, 50 से ज़्यादा है, ठीक है? तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, यस और नो? ग्रेटर देन, बिकॉज एसडीबी जो है इट इज़ ग्रेटर देन, एसडीबी बोले मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000, तो पूरा 2 लाख तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? तो देखो इसका सोल्यूशन करके यहाँ पे दिया है, गिफ्ट ऑफ 5 लाख रिसीव फ्रॉम सन एंड डॉटर इन लॉ एग्जेम्प्ट, गिफ्ट ऑफ 2 लाख रिसीव फ्रॉम मैरिड डॉटर एग्जेम्प्ट रिलेटिव है, हाउएवर गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सन इन लॉ इज टैक्सेबल बीइंग नॉट अ मेंबर ऑफ एक्स का वाइफ। सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ नॉट अ मेंबर ऑफ एक्स, सन इन लॉ किसका था रे? सन इन लॉ तो तुम्हारा रिलेटिव का इसमें आ रहा था, फॉल कर रहा था, अच्छा रिलेटिव का सर केस में सन तो इन लॉ तो नहीं नहीं सॉरी रिलेटिव सॉरी, में है। रिलेटिव का केस में तो मुद्दा कुछ और है ना, रिलेटिव का केस में रिलेटिव कौन बोलता है? रिलेटिव से रिलेटिव मतलब एनी मेंबर ऑफ द एच यू एफ फैमिली, जो एच यू एफ फैमिली का मेंबर होगा। कहाँ पे थे, रुको वो वाला पोर्शन देख लेते हैं अलग से, जो है एच यू एफ वाला केस, टू एच यू एफ का केस में तो अलग है ना, जो एच यू एफ का लिए ये था तुम्हारे इंडिविजुअल के लिए, एच यू एफ के लिए तो क्या है, एनी मेंबर देयर ऑफ, ये तो अलग से है ना। एच यू एफ का रिलेटिव कौन है? कि इसका एच यू एफ का कोई भी मेंबर हो वो तुम्हारा रिलेटिव हो, ठीक है? हम लोग तो रिलेटिव इंडिविजुअल समझ के तब से करे जा रहे हैं, एनी मेंबर, तो एनी मेंबर है तुम्हारा, तो ये तो था ही नहीं, क्या बोलते हैं ये सन इन लॉ, ठीक है? सन इन लॉ तो मेरा फैमिली का है ही नहीं, तो मेरा फैमिली का नहीं है ना, एच यू एफ का फैमिली का नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव नहीं, ये नॉन रिलेटिव होगा, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? उसी तरह तब हम लोग, ये वाला ठीक था, ये वाला सन था मेरा रिलेटिव था, डॉटर इन लॉ मेरा फैमिली का था बोल के रिलेटिव था, ओके? सिमिलरली ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर तो ठीक है नॉट रिलेटिव है, ये तो सही किया हम लोग, ग्रैंड सन रिलेटिव था, ठीक है? ये दूसरा 3 नंबर वाला ठीक है, देखो 3 नंबर वाला गिफ्ट रिसीव फ्रॉम ग्रैंड डॉटर, ये नॉट रिलेटिव इसलिए टैक्सेबल हुआ, बट ग्रैंड सन तो रिलेटिव था इसलिए टैक्सेबल नहीं हुआ, ठीक है? और मोटर कार बोला तो बताए दिए हम लोग, तुम्हारा एक तो तुम्हारा क्या कैपिटल एसेट नहीं है, नॉन रिलेटिव है, प्लस कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो शेयर मार्केट वाला तो ठीक ही है, शेयर मार्केट वाला एक दोस्त से मिला था, तो दोस्त से मिला तो नॉन रिलेटिव हुआ, और 50 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है। सिर्फ ये वाला केस में कन्फ्यूजन हो गया था हम लोग का, ये वाला कहाँ गया, सन इन लॉ। रिलेटिव का केस में आई मीन एच यू एफ का केस में तुम्हारा जो भी है अपना फैमिली का मेंबर होना चाहिए, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इज अ एच यू एफ, किसी और का फैमिली का मेंबर तुम्हारा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलो अब आ जाते हैं मेन मुद्दा आज का टॉपिक, फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन फेयर मार्केट वैल्यू। अब क्या है मेन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी तक तो पिछला क्लासेस हम लोग कर रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजल टैक्स, ठीक है? एंजल टैक्स क्या बोलते हैं बेसिकली, क्या है कुछ कुछ कंपनी क्या करता है, उसका जो शेयर्स है 4 प्राइस में बेस इशू करते हैं, ठीक है? वेर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट एनी कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम का मतलब क्या है बोलो तो शेयर्स प्रीमियम में इशू हुआ, कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारा इशू प्राइस आईपी इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, करेक्ट? सपोज तुम्हारा इशू प्राइस, सपोज तुम्हारा आईपी तुम इशू किया 12 रुपये में, जहाँ पे तुम्हारा फेस वैल्यू 10 रुपये, तो हम क्या बोलेंगे 2 रुपये प्रीमियम है, राइट? कोई भी कंपनी प्रीमियम में कब इशू करता है, जब देखता है कि मेरा कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, मार्केट अच्छा है, ठीक है, गुडविल अच्छा, ब्रांड अच्छा है, तो हम ऑब्वियसली बात है हम प्रीमियम में बेचेंगे। हम
तुमको इसका मतलब क्या, तुम हमको 12 रुपये का पेमेंट करेगा, बट यू विल बिकम द शेयर होल्डर फॉर द ₹10, बट तुम हमको 12 रुपये का पेमेंट करेगा, ठीक है। तो क्लोजली हेल्ड जो कंपनीज जो रहता है, प्राइवेट कंपनी जो लिस्टेड वगैरह का नहीं, यहाँ पे क्लोजली हेल्ड जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह रहता है, वो लोग अगर शेयर इशू करते हैं एट प्रीमियम में, दैट इज मोर देन फेस वैल्यू, तब क्या होता है, एग्रीगेट कंसिडरेशन जो हमको मिला, अगर वो एग्रीगेट कंसिडरेशन मेरा एक्सीड करता है किसको, फेयर मार्केट वैल्यू से, तुम कुछ भी दाम में बेचने से तो नहीं चलेगा ना। तो इसका सपोज फेयर मार्केट वैल्यू भी था, FMV जिसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, सपोज फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, सपोज इसका फेयर मार्केट वैल्यू था 11 रुपया, ठीक है। तो मेरा एक्सीड कर रहा है इस केस में, तो मेरा इशू प्राइस कितना है 12 रुपया, मेरा फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 11 रुपया, तब क्या बोल रहा, द डिफरेंस जो IP एंड फेयर मार्केट का डिफरेंस है, इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सच कंपनी। तो दैट इज यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टू कंडीशन यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे टू कंडीशंस, दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है बोलो, शेयर्स जो है इशू प्राइस है एट प्रीमियम होना चाहिए, करेक्ट, दैट इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, शेयर इशू हुआ होगा एट प्रीमियम में, फर्स्ट कंडीशन, करेक्ट। दूसरा कंडीशन क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा IP है, इशू प्राइस जो है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्या बोलो, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ, तब तुम्हारा टैक्स कितना होगा, जो डिफरेंस है इट विल बी टैक्सेबल एज IFOS, ठीक है। तो दैट इज कोई भी क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी वगैरह अगर मार्केट में शेयर इशू करता है एट प्रीमियम में बोला, राइट, एट प्रीमियम, नॉट एट डिस्काउंट। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में बेचा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या, अब तुम चेक करो कहीं तुम्हारा इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू जो था उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना जो तुम पैसे लिया वो तुम्हारा टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उस कंपनी का ये जो है एप्लीकेबल है फॉर किस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंपनी, तुम्हारा लेके तुम तो शेयर बेच ही नहीं सकता। तो दिट इज ये क्लॉज जो है 5627B, ये तुम्हारा कंपनी के लिए, ओके। तो नाउ फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा पास, ये रहा, इसका आंसर कौन देगा देखते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, फेस वैल्यू मतलब समझते हो, ठीक है। शेयर इशू किया गया 40 रुपये में, तो यहाँ पे कितना प्रीमियम में इशू किया, क्या ये शेयर इशू प्राइस IP शॉर्ट में बोले, क्या इट इज एट प्रीमियम है, यस और नो, यस सर, कितना रुपये प्रीमियम है 30 रुपये, 30 रुपये, तो फेस वैल्यू है 30 रुपया, तो प्रीमियम है 10 रुपये फेस वैल्यू है और 30 रुपये प्रीमियम, तब जाके होता है इशू प्राइस, ठीक है। नाउ फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 20 रुपया है, कितना सारा शेयर का तुम सब इशू किया था मार्केट में, जो पब्लिक सब्सक्राइब किया है 1000 शेयर। तो अब बताओ यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना टैक्सेबल होना चाहिए, या फिर टैक्स होगा ही नहीं, कौन सा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या देखना है तुमको, बोलो कि वेदर शेयर हैज़ बीन इशूड एट प्रीमियम और नॉट। तो इस केस में यस और नो, यस हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, यस शेयर हैज़ बीन इशूड एट प्रीमियम। दूसरा कंडीशन क्या था, IP मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, फेयर मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे ज़्यादा है, यस और नो। IP कितना है 40 रुपया, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 20 रुपया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ पर शेयर में 20 रुपया। तो ऐसा कितना शेयर तुम बेचा, 1000 शेयर, तो कितने रुपये आएगा टैक्सेबल, 1000 × 20 दैट इज 20,000 रुपया। ये तुम्हारा IFOS में आएगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यस और नो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन है, फेस वैल्यू है 10 रुपया, इशू हम किए 9 रुपीज़, ये क्या इशूड एट प्रीमियम है ना एट डिस्काउंट है, क्या है, एट डिस्काउंट। ये एट डिस्काउंट है, दिस इशूड इज एट डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिए भाई, 1 रुपये का उल्टा डिस्काउंट दिया, दैट इज 10 - 1 करके हम बेचे हैं भाई। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 8 रुपया है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा IP है इट इज़ ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा IFOS में कितना आएगा, देखते इसका आंसर कौन बताता है। तो डिस्काउंट में किया है, इसमें तो बोला प्रीमियम होना चाहिए। वेरी गुड, दैट मीन्स देखो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए,
तो हाँ, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा, यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो बस सेक्शन 5627B अट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में आया? माना कि इवन दो योर इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू, बट द फर्स्ट कंडीशन क्या था? शेयर मस्ट बी इशूड एट प्रीमियम। तो सर प्रीमियम में इशू ही नहीं किया, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ 5627B। ठीक है, तो यहाँ पे नील, यहाँ पे क्या होगा? नील। ये बिकॉज ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, सिर्फ ये एप्लीकेबल है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो यहाँ पे नील हो जाएगा। ठीक है, टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। थर्ड वाला में हम आ जाते हैं। फिर इशू प्राइस 11 रुपया है, तो इशू प्राइस क्या है? प्रीमियम में है ना डिस्काउंट में है? Premium. तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन चलो फुलफिल हो गया, इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, करेक्ट, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या था? बोलो। इशू प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना? 12 रुपया। तो क्या यहाँ पे इशू प्राइस ग्रेटर देन है ना लेस देन है? Later. तो क्या यहाँ पे 5627B अट्रैक्ट होगा? No, sir. बिकॉज ये लेस देन है। माना कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ, सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी 5627B अट्रैक्ट नहीं होगा। तुमको रीजन बताना पड़ेगा, सिंस although the share has been issued at premium but the issue price is less than fair market value, so that's why section 5627B is not applicable। ठीक है, अब बोलता है ये जो सेक्शन 5627B का जो दोनों कंडीशन हम लोग बोले, ये तुम्हारा एप्लीकेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो इसको कैसे पढ़ना है? इसको डायरेक्ट तुम यहाँ से पढ़ना, QTR शॉर्ट में लिख लेना कि ये तभी आएगा अगर दो कंडीशन फुलफिल होगा। तो क्या? फर्स्ट, इशू प्राइस, IP मतलब इशू प्राइस शुड बी एट प्रीमियम, दैट इज एट ग्रेटर देन फेस वैल्यू, और इशू प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू। तब जाके डिफरेंस जो टैक्सेबल होगा, डिफरेंस इनटू जितना नंबर ऑफ शेयर तुम बेचा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम दैट मीन्स इफ IP इज एट डिस्काउंट, या फिर अगर इशू प्राइस इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, देन 5627 क्या थे स्मॉल b नॉट अट्रैक्ट, इट विल नॉट अट्रैक्ट, सो नीड नो टैक्स। ठीक है, अब बोल रहे भाई however in the following cases nothing shall be taxable where consideration for issue of share is received by। अगर कोई वेंचर कैपिटल है, तुम कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हो, ठीक है, नया कुछ रिस्क बिजनेस में तुम उतर रहे हो इंडिया में, वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए एक सेक्शन 5627B एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर तुम कोई एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11A क्या है? द शेयर होल्डर आर नॉन रेसिडेंट, तो क्या होगा? या फिर द शेयर होल्डर इज अ वेंचर कैपिटल कंपनी, तो क्या होगा? या फिर एक्स लिमिटेड इज अ एलिजिबल स्टार्ट कंपनी, तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा बोलो? ये रेसिडेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल था, दैट इज नॉन रेसिडेंट के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं। दूसरा, वेंचर कैपिटल के लिए एप्लीकेबल नहीं है एंड स्टार्टअप के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या? नथिंग शैल बी टैक्सेबल, करेक्ट। नाउ सम अदर आइटम्स टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी तक हम लोग देखा सर कैश गिफ्ट है, 50,000 से ज़्यादा है, नॉन रिलेटिव छोड़कर, और वो सब जो स्पेशल पर्पस है, मैरिज, ठीक है, गिफ्ट रिसीव्ड बाय ऑन अकाउंट ऑफ व्हील, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफ डेथ, ये सब छोड़ के, ठीक है, अगर नॉर्मल सिनेरियो में तुमको कैश गिफ्ट मिला, एग्रीगेट कैश गिफ्ट 50 से ज़्यादा है, तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, इंटायर अमाउंट, होल अमाउंट, नॉट डिफरेंस। उसके बाद अगर IP है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अगर गिफ्ट में मिला, फ्री में मिला, तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से ज़्यादा है, तो इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल। ओके, बट अगर सपोज हम पैसा देके खरीदे हैं बट सस्ता में खरीदे हैं कंपेयर टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो दोनों का डिफरेंस लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कितना हम पेमेंट के, दोनों का डिफरेंस अगर कितने से ज़्यादा है, 50,000, या फिर जो हम कंसिडरेशन पेड किए उसका 10% व्हिचएवर इज हायर से ज़्यादा है, तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल।
उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या था, कैपिटल एसेट होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एसेट होना चाहिए। उसमें भी अगर फ्री में मिला, गिफ्ट में मिला, विदाउट कंसिडरेशन, तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू चेक करो 50 से ज़्यादा है ना कम है। अगर 50 से ज़्यादा होता है तो इंटायर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल, अगर 50 से कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल। सिमिलरली अगर से विथ कंसिडरेशन में लिए है तो चेक करना है कि कंसिडरेशन पेड एंड फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस क्या 50,000 से ज़्यादा है ना कम है। अगर ज़्यादा है तो इंटायर डिफरेंस विल बी टैक्सेबल, कम है तो नथिंग इज टैक्सेबल। ओके, फिर हम लोग ने देखा क्या सर, अगर सपोज जब नॉर्मली जब भी कैपिटल एसेट किसी को हम लोग गिफ्ट करते हैं तो जो गिफ्ट देता है उसके हाथ में एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, फाइन, वो चाहे रिलेटिव को दे या फिर नॉन रिलेटिव को दे। बट जब रिलेटिव को मिलता है, जब रिलेटिव को मिलता है तब टैक्स होगा नहीं होगा डिपेंड करता है। जब किसी को मिलता है तब टैक्स देगा नहीं देगा डिपेंड करता है क्या उसको रिलेटिव से मिला या फिर वो जो ओकेशन था ना, मैरिज, व्हील, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, वो वाला केस में मिला। तो उस वाला केस में जब मिला तो ऑन रिसीप्ट जब मिला तब टैक्स देने का जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। तो अगर बाद में बेचता है, अब वो बाद में बेचा तो नाउ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितना है बेचा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा बोलो, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर माना जाएगा 49 सबसेक्शन 1। बट यही वाला सिनेरियो अगर ऐसा रहता है, सपोज नॉन रिलेटिव से मिला, ठीक है, इन दैट केस उसके जब मिला वो जो सिचुएशन अभी हम बताया उस सिचुएशन में आ गया, चाहे आईपी का रूल्स हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी का हो, तो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसको टैक्स देने पड़ा। तो जितना में टैक्स, जितना भी इनकम उसका टैक्सेबल इनकम में घुसा, जितना इनकम उसका टैक्सेबल इनकम में घुसा, दैट इनकम विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टैक्सेबल इनकम इन IFOS, जितना उसका इनकम घुसा दैट इनकम विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब वो बेचेगा। करेक्ट, सेक्शन 49 सब सेक्शन 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी फिर क्या देखे सर, हम लोग देखे एंजल टैक्स। वो क्या होता है, जब भी कोई एक, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंपनी, अगर कोई कंपनी क्लोज्ड हेल्ड प्राइवेट कंपनी शेयर्स बेचता है मार्केट में, इशू करता है, अगर इशू करता है एट प्रीमियम में इशू करता है, अगर दैट इज अगर डिस्काउंट में इशू करता है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एट प्रीमियम में इशू करता है तब ये एप्लीकेबल होगा कब, अगर उसके इशू प्राइस इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो इशू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर डिस्काउंट में इशू किया या फिर अगर उसका इशू प्राइस इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू तो नथिंग इज टैक्सेबल। दूसरा वेंचर कैपिटल स्टार्टअप कंपनी एंड नॉन रेजिडेंट के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट, अभी तक यही सीखे नाउ। और कौन कौन सी इनकम है सर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना चाहिए, दैट इज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी, हम लोग एफडी करवाते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, आरडी करते हैं, बॉन्ड डिवेंचर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो इंटरेस्ट मिलता है ये सब तुम्हारा कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लॉटरी जीते, लॉटरी, हॉर्स रेस, गेम शो, कोई भी कुछ चला तो इससे जो भी इनकम मेरा है कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। एग्जामिनर्स फीस, मतलब सपोज हम आई एम ए चार्टर अकाउंटेंट, हम सीए स्टूडेंट लोग का जो एग्जाम हुआ है उसका कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, या फिर बीकॉम का एग्जाम हो उसका कॉपी चेक किया, तो एज ए एग्जामिनर हमको जो फीस मिलता है दैट इनकम कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी या फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड कब मिलता है, अगर तुम किसी कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी तुमको प्रॉफिट का एक हिस्सा देता है एज अ डिविडेंड, ठीक है, पार्ट ऑफ डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो वो तुम्हारा डिविडेंड कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, जब तुम लोग को हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कराया था याद होगा, जब हाउस प्रॉपर्टी हम लेट आउट करते हैं तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आता है, तभी आता है जब हम उसका ओनर है। अब सपोज हम किसी का घर रेंट पे लिए, अब उसके बाद इस घर को किसी और को रेंट में दिए, तो हम तो उस घर का ओनर नहीं है, तो उस केस में सबलेटिंग हुआ। इफ़ यू आर नॉट द ओनर बट स्टिल यू आर लेटिंग दिस आउट, भाड़े पे दे रहे हो, तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कहाँ पे आएगा, इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ओके, सिमिलरली वहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग था, बट ओनली लैंड है तो क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा। अगर तुम किसी कंपनी का डायरेक्टर हो तो बोर्ड डायरेक्टर लोग क्या था, बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं उसके लिए पैसे मिलता है, तो डायरेक्टर फीस कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अगर इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय मिलता तो तुम्हारा सैलरी इनकम में आता। एडवांस मनी फॉरफिटेड, याद होगा जब भी हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर किए थे, याद हो 1/4/2014 से पहले जो भी तुम एडवांस मनी किसी से लिया था उसको अगर तुम फॉरफिट करता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, पहले होगा तो इनकम फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो रहा था, उसके बाद अगर हो रहा था तो क्या हो रहा था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा था, कॉस्ट से माइनस नहीं हो रहा था, याद होगा तुम लोगों को।
उसके बाद जब हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर कर रहे थे, याद है, जब कंपलसरी तुम्हारा प्रॉपर्टी कोई एक्वायर करता है गवर्नमेंट, तो तुमको इनिशियल कंपेंसेशन देता है, फिर तुम कोर्ट केस वगैरह करते हो तो कंपेंसेशन को इन्हांसमेंट करता है। तो अगर तुमको गवर्नमेंट पेमेंट करने में डिले करता है तो तुमको कुछ कंपेंसेशन के ऊपर इंटरेस्ट देता है। तो ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। उसमें से 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। वहाँ भी कहते हैं, यहाँ पे भी है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू या रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सपोज तुम्हारा कंपनी का सिचुएशन सही नहीं, वो कुछ कंपनी एम्प्लॉय लोग को निकाल रहा है, उसका बदले कुछ कंपेंसेशन दे रहा है, तो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है। फैमिली पेंशन अभी सेपरेट डिस्कस करेंगे हम लोग। फैमिली पेंशन क्या हुआ? सपोज मेरा फैमिली में क्या था, किसी का डेथ वगैरह हो गया या फिर कोई जिंदा है, तो उसका क्या हुआ, उसके पेंशन वगैरह मिल रहा है, तो मेरा जो फैमिली पेंशन का जो मेरा इनकम है वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। इसमें से कुछ एग्जाम्पशन है जो अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से इनकम मेरा इनकम फ्रॉम अदर्स में जाएगा? एक्स्ट्रा गिफ्ट वगैरह छोड़ के, मूवेबल प्रॉपर्टी वाला छोड़ के, मूवेबल प्रॉपर्टी का जो आइटम के वो सब छोड़कर, इवन जो तुम्हारा एंजल टैक्स वाला छोड़ के, तो बाकी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम आरडी हो, सेविंग्स हो, बॉन्ड डिवेंचर्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, गेम शोज, एग्जामिनर फीस, ट्यूशन फीस। नॉट ओनली एग्जामिनर, अगर हम किसी को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन फीस भी अगर ले रहे हैं किसी से, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होना चाहिए। डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, रेंटल इनकम, डायरेक्टर फीस, एडवांस मनी फॉर फीचर आफ्टर 1/4/2014, कंपल्सरी एक्विजिशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है 50% डिडक्शन के बाद, एनी कंपेंसेशन वॉट एवर मे बी द ग्राउंड, ठीक है, वॉट एवर मे बी नेम कॉल्ड, तो फैमिली पेंशन, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ओके, अब देखो फैमिली पेंशन को क्या है। फैमिली पेंशन अगर मिल रहा है तो कुछ सिनेरियो है यहाँ पे। फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो, सपोज किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसका वाइफ को मिल रहा है विडो, या फिर हस्बैंड भी नहीं है, उसका वाइफ भी नहीं है, तो उसका जो लीगल हेयर्स था उसे चिल्ड्रन को मिल रहा है ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉयज़, ठीक है। तब इट इज़ टैक्सेबल है उसके लिए, जिसको मिल रहा है उसके लिए। अगर विडो को मिल रहा है तो टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर लीगल हेयर्स को मिल रहा है, बच्चे को मिल रहा है, ठीक है, तो टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फर्दर उसको एग्जाम्पशन मिलेगा कितना? 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, या फिर 15,000 व्हिच एवर इज लोअर। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा बोलो? 15,000 या फिर 1/3 ऑफ द अमाउंट, दैट इज मैक्सिमम कितना मिलेगा? 15,000, ठीक है। मैक्सिमम 15,000 तुम्हारा साल का एग्जाम्पशन है पेंशन। तो अगर तुमको जो भी फैमिली पेंशन मिला उसमें तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, या फिर 15,000 व्हिच एवर इज लोअर ना हायर? लोअर, बिकॉज मैक्सिमम कितना मिलेगा? 15,000, ठीक है। उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, मिनिमम हो सकता है, मिनिमम जो है तो मिनिमम मिलेगा, बट मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फैमिली पेंशन के केस में कितना मिलेगा एग्जाम्पशन बताओ? 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, या फिर 15,000 व्हिच एवर इज लोअर। अब बोल रहा भाई जो भी बंदा का फैमिली पेंशन मिल रहा है, जिसको भी आइदर विडो को मिल रहा है या फिर लीगल हेयर को मिल रहा है, वो बंदा आर्म फोर्सेस में था, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, आर्म फोर्सेस में था। तो ना उसका डेथ हुआ बोल के फैमिली पेंशन चालू हुआ। तो अगर डेथ ऑपरेशनल ड्यूटी करते करते मरा तो भाई एग्जेम्प्ट है। अगर डेथ इंडियन आर्मी में काम कर रहा था, जो भी है आर्म फोर्सेस में था, वो ऑपरेशनल ड्यूटी करने जाके मर गया, ठीक है, डेथ हुआ उसका, इस केस में जो पेंशन मिल रहा है नथिंग इज टैक्सेबल, किसी के भी हाथ में, ना विडो ना लीगल ईयर, एग्जेम्प्ट है। बट अगर नॉर्मल कोर्स में मरा, सपोज डेथ हो गया तो नॉर्मल तबीयत खराब हुआ, हेल्थ इश्यू हुआ, ठीक है, या फिर नॉर्मल रीजन में, तो एज एग्जाम ऊपर जो है उस हिसाब से होगा। तो मैक्सिमम 1/3, मिनिमम 1/3, या फिर मैक्सिमम 15,000 व्हिच एवर इज लोअर एग्जाम्पशन मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम कहाँ से मिल सकता है? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, म्यूचुअल फंड में भी जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से भी डिविडेंड मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑल आर टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर को मिला, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। ओनली इंटरेस्ट का खर्चा अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम इज अलाउड एज डिडक्शंस एंड नो अदर एक्सपेंसेस आर अलाउड। जो ओनली इंटरेस्ट का खर्चा हुआ होगा मेरा, ठीक है, उतना ही मेरा अलाउ होगा, बाकी कुछ तुम्हारा अलाउ नहीं होगा। अब आए थे, ये हॉट टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डिम डिविडेंड। हम लोग अटेम्प्ट में ये फाइनल में था, अभी न्यू सिलेबस में तुम लोगों का इंटर में घुसा दिया है डिम डिविडेंड। इस टॉपिक को अभी स्टार्ट करके यहाँ तक ख़त्म करते हैं।
ठीक है, उसके बाद तुम लोगों का काम रहेगा इतना भी होमवर्क है ये सब देख लेना। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दिस स्कैनर देखना है एंड ICI का मैट देखना है। ये सेक्शन टेक 1 मिनट का ब्रेक एंड एक बार देख लो क्या समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब हम यहाँ से आके स्टार्ट करते हैं टीम डिविडेंड से।